हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। अपनी सास शीला जी की बात सुन ऋचा हैरानी से बोली, माँ जी यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसी बातें कर रही हूँ बहू? ऐसा क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम घर की बड़ी बहू होकर इतना गहना लाद कर रहोगी और बेचारी छोटी बहू के पास एक भी गहने नहीं है। इसमें से कुछ गहने उसे दे दोगी तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। असल में ऋचा के मायके से आए सोने के झुमके, हार, चूड़ियाँ और एक नथनी जो उसकी माँ की विरासत थी, जो शीला जी को पसंद नहीं और शीला जी की नज़रों में चुभ रहे थे। यह गहने जितने पुराने थे उतने ही शुद्ध भी थे और भारी भी थे। शीला जी की नज़र ऋचा के गहनों पर तब से थी जब से ऋचा इस घर में बहू बनकर आई थी। ऋचा उस घर की बड़ी बहू थी जो शादी के दिन अपनी माँ के दिए हुए गहने के साथ आई थी। उसकी आंखों में भी आम लड़कियों की तरह ससुराल को लेकर कुछ सपने थे, दिल में कुछ उम्मीदें और हाथों में भरोसे की सौगात, जिसे ससुराल कहते हैं। लेकिन शीला जी ने ससुराल को महल नहीं अखाड़ा बना कर रखा था, जहाँ हर बहू को झुक कर रहना पड़ता था और जो झुके नहीं उसे तोड़ दिया जाता था। ऋचा जब पहली बार ससुराल में आई थी तो सबने एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखी थी। सुबैद उसका पति भले ही ज़्यादा बोलने वाला न था लेकिन शांत स्वभाव का था। ऋचा के ससुराल में कदम रखते ही शीला जी का पहला वाक्य था, बहू मायके से जितना भी रुपए पैसे गहने लेकर आई हो या सब यहीं गिनवा दो, फिर अपने कमरे में जाना। तुम मायके से जो भी कुछ लेकर आई हो, यहाँ पर अब सब हमारा होता है क्योंकि यह घर मेरा है। शीला जी की बात सुन ऋचा थोड़ी चौंकी भी। उसे लगा शायद माँ जी मजाक कर रही है, लेकिन शीला जी के सख्त चेहरे ने बता दिया कि यह कोई मजाक नहीं है। इसलिए ऋचा ने पास में खड़ी पड़ी टेबल पर बैग रखकर अपने सारे गहने और जो पैसे लेकर आई थी शीला जी के आगे निकाल कर रख दी। ऋचा के मायके से आए सोने के झुमके, हार, चूड़ियाँ, नथनी, मांग टीका को देख शीला जी की आंखों में चमक आ गई। सारे गहने उनकी नज़रों में चुभ रहे थे। फिर उन्होंने ऋचा से कहा, बहू तेरे तो झुमके ही इतने भारी हैं कि इसे चाहे तो तुड़वा कर 2-3 हल्के हल्के गहने बनवा लें। फिलहाल तो सास की बात सुन ऋचा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गहनों को लेकर शीला जी ने अपने आगे की योजना बना ली। यह गहने उन्हें किसी भी हाल में चाहिए थे। बड़े बेटे की शादी के बाद अब वो छोटे बेटे की भी शादी लगे हाथ कर देना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने एक लड़की पारुल को पसंद भी कर लिया और पारुल भी ऋचा के आने के ठीक 6 महीने बाद इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। पहले तो शीला जी को लगा कि बड़ी बहू की तरह छोटी बहू भी अपने मायके से भर भर के रुपए पैसे गहने लेकर आई होगी, इसलिए उन्होंने भी तुरंत पारुल को सब कुछ दिखाकर कमरे में ले जाने के लिए कहा तो पारुल ने गहनों के नाम पर एक कान के झुमके, गले की चेन, अंगूठी निकाल कर रख दिया। छोटी बहू के गहनों में हार, कंगन, चूड़ी न देख शीला जी का माथा ठनक गया। तुरंत ही उन्होंने पारुल से कहा, क्या छोटी बहू, तुम्हारे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल निकले। बताओ, भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी, गहनों के नाम पर तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन पारुल ऋचा की तरह सीधी सादी नहीं थी, वो चतुर और चालाक थी। सास की बात सुनते ही तुरंत ही अपनी मीठी चिकनी चिकनी बातों में शीला जी को फंसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने शीला जी को इस तरह आने में उतारा कि एक दिन शीला जी ने ऋचा से कहा, बड़ी बहू देखो, अब तुम्हारे पास तो गहनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन छोटी बहू को देखो, उस बेचारी के पास कोई भी ढंग का गहना नहीं है। तुम इस घर में इतने सारे गहने पहन कर रहती हो, शादी ब्याह में पहनती हो, कहीं आती जाती हो तो पहनती हो, और वही बेचारी छोटी बहू हल्के हल्के 2-4 गहने पहन लेती है। देखने में कि कितना बुरा लगता है। सभी लोग, जैसे कि रिश्तेदार हो या गांव वाले, सभी कानाफूसी करते हैं। बड़ी बहू के गहने देखो और छोटी बहू के देखो। बड़ी बहू तुम एक काम करो, कुछ समझदारी दिखाओ और अपने गहनों में से कुछ गहने उसे भी दे दो, नहीं तो फिर मुझे उसके लिए गहने बनवाने पड़ेंगे। जब गहने घर में हैं तो फिर क्यों फालतू में खर्च करें, आखिर पैसे बचे रहेंगे तो तुम ही लोगों के तो काम आएंगे ना। शीला जी ने बड़ी ही मीठी बातों से ऋचा को फंसाना चाहा तो ऋचा ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी
यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने बहुत बचा बचा कर बहुत ही अरमानों से दिया था, तो भला मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को कैसे किसी को दे दूँ। बस इतना सुनते ही शीला जी भड़क गई। बहू, प्यार से कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना? तुम्हारी माँ की निशानी छोटी बहू नहीं पहन सकती क्या? वैसे भी मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था ना कि अब इस घर में जो भी है वह इस घर का है, यानी मेरा है। तो जो मेरा है वह सबका है। इसका मतलब छोटी बहू का भी। तुम्हारी तरह वह भी इस घर की बहू है और उसे भी पहनने ओढ़ने का पूरा हक है। चुपचाप इस गहनों में से कुछ गहने निकाल कर उसे दे दो। शीला जी का आदेश और उनके तेवर देख ऋचा चुप रह गई। उसने झुमके उतार कर चुपचाप शीला जी को दे दिया। दिल में कुछ टूटा, लेकिन इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर छोटी बहू पारुल चंचल, स्मार्ट और सोशल मीडिया की शौकीन थी। गहने पहनकर खुशी से पागल हो गई थी। सारे गहने पहनकर सेल्फी लेती, वीडियो बनाती और अपने फॉलोअर्स को दिखाते हुए कहती, यह देखिए मेरी सासू माँ का प्यार, इतने खूबसूरत गहने दिए हैं मुझे। ऋचा पारुल की सारी नौटंकी देखती रहती, न ताना मारती और न सवाल करती। एक दिन पारुल सारे गहने एक साथ पहन वीडियो बना रही थी कि तभी ऋचा ने देखा कि पारुल ने गहनों के साथ जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया है। अभी ऋचा खड़ी हो पारुल को देख ही रही थी कि पारुल की नज़र ऋचा पर पड़ी और वह हंसते हुए बोली, दीदी आपके गहनों का स्टाइल ना थोड़ा पुराना था, मैंने उसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच कर दिया है, देखिए थोड़े अलग लग रहे हैं ना। पारुल की बात सुन ऋचा मुस्कुराई नहीं। वो अपनी माँ की यादों को मिक्स एंड मैच नहीं कर सकती थी। वह रोने लगी, लेकिन लाचार थी क्योंकि उस घर में बस शीला जी की ही चलती थी। ऋचा का पति सुबोध भी माँ के पल्लू से बंधा हुआ गाय का वो बछड़ा था जो माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हर बार वह ऋचा को ही शांत करने के लिए कहता था। जब ससुराल में कोई साथ देने वाला ना हो, तो यहाँ तक कि पति भी माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना कर पाए, तो भला अभी वह कुछ महीने पहले आई ऋचा कैसे हिम्मत जुटा सकती। लेकिन एक दिन ऋचा ने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो यह देख हैरान रह गई थी कि उसके गहनों का पूरा डिब्बा खाली था। सारे गहने गायब। यह देख उसे कुछ समझ नहीं आया। अभी वह परेशान हो गहने इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि तभी सुबोध ने धीरे से बोला, माँ ने रख लिए हैं। वह कह रही थी कि सब घर का है, तू इतना क्यों सोचती है, गहने उनके पास सुरक्षित हैं। पति की बात सुन ऋचा को गुस्सा आया। वो गुस्से में बोली, लेकिन सुबोध वो गहने मेरे हैं, मेरी माँ ने दिए हैं मुझे, और मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने गहने नहीं संभाल सकती। क्या मेरे गहनों पर मेरा कोई हक नहीं है? सुबोध बोला, इस घर में चिल्लाओ मत ऋचा, मुझे घर में शांति चाहिए। तुम्हारे कुछ गहनों की वजह से इस घर में कलेश नहीं होना चाहिए, समझी तुम? और वैसे भी जब माँ ने गहने ले लिए हैं तो मांगने भी नहीं जाओगी। इस घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो माँ के सामने सवाल उठा सके, इसलिए शांति से पड़ी रहो। सुबोध की बातें सुन ऋचा इतना तो समझ गई थी कि सुबोध से कुछ होने से रहा। वह तो माँ के पल्लू का बछड़ा है। अगर माँ दिन को रात कहे तो यह भी रात ही कहेगा, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो मेरी माँ की निशानी थी, मेरी माँ ने मुझे दिया था वो गहने नहीं, मेरी माँ का प्यार था, उनकी यादें हैं, उनका एहसास है। बस बहुत दिखा ली मैंने शराफत, बहुत कर लिया मैंने इस घर की इज्जत का ख्याल, अब और नहीं। किसी के जज्बातों के साथ खेलना क्या होता है, अब इन लोगों को मैं दिखाऊंगी। फिलहाल तो उस समय ऋचा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन ऋचा ने पहली बार अपने मायके की पहचान के एक वकील से बात की और करीब एक सप्ताह बाद घर पर एक लीगल नोटिस आया शीला जी के हाथ में। जब वह नोटिस पहुंचा, उन लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से के मारे शीला जी ने ऋचा से कहा, बहू तो अब तुम कोर्ट जाओगी?
हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाओगी? ऋचा को पहले से ही पता था कि घर में कोई बवाल जरूर होगा, इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। उसने उसी शांत स्वभाव में कहा, माँ जी, मैंने आपकी इज्जत नहीं छीनी, लेकिन आपने मेरा आत्मसम्मान छीनने की कोशिश जरूर की है। अब वक्त है उस आत्मसम्मान को वापस लेने का। आज पहली बार शीला जी के सामने ऋचा ने अपना मुंह खोला था। ऋचा को अपने सामने खड़े होकर बोलता देख घर में भूचाल आ गया। पारुल, जो अब तक जेठानी और सास के झगड़े का मजा ले ही रही थी, कि डरने लगी कि कहीं यह गहने मेरे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन भला शीला जी की कहाँ कम हो, उन्होंने भी अपना दिमाग चलाया और मोहल्ले के पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर कहा, देख लो भाई, आप लोग भी आजकल की बहुएं क्या क्या करती हैं सास के साथ। मेरी बड़ी बहू तो कुछ गहनों के लिए केस कर रही है मेरे ऊपर। अब पता नहीं मायके में क्या संस्कार दिए गए हैं इसे। तभी सबके सामने पारुल भी बोल पड़ी, हाँ काकी जी, चाची जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे यार, ऋचा दीदी का ही नहीं, उनके मायके वालों की भी चाल है। उनका मायका ही लालची है। यह लोग जानबूझकर झूठा केस करवाकर और गहने हड़पना चाहते हैं। पारुल की बात सुन ऋचा को बहुत अजीब लगा। उसने भी मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ पारुल की तुमने भी अपनी असलियत दिखा ही दी। लेकिन अब मेरी बारी है। अब ना मैं चुप रहूंगी, ना ही किसी से डरूंगी। कुछ सोचते ही अगले ही दिन ऋचा ने भी एक पारिवारिक बैठक बुलाई। सब रिश्तेदार बुलाए गए, साथ ही साथ वह पड़ोसी भी जो कल की पंचायत में आए थे। ऋचा सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अपने उसी शांति भरे अंदाज में कहती है, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, मैं घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे यह सब करना पड़ रहा है। शुरुआत उन्होंने ही की, खत्म मुझे करना पड़ रहा है। जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई तो माँ जी ने मुझे साफ साफ यह कहा कि बहू, तुम्हारे गहनों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह गहने इस घर में आ गए हैं, मतलब यह गहने मेरे भी हैं। आप लोगों को पता ही होगा ना कि एक औरत का गहना ही उसका स्त्री धन होता है, और यह स्त्री धन तो मुझे मेरी माँ ने दिया था, उनकी अंतिम निशानी थी। फिर भी मैंने माँ जी को समान ही माना और उनके कहे अनुसार आधा गहना उठाकर पारुल को दे दिया। इसके बावजूद भी माँ जी को चैन नहीं आया। उन्होंने कुछ दिनों बाद मेरी अलमारी से इन्होंने सारे गहने निकाल लिए, यह कहकर कि अब यह सारे गहने इनके हो गए। अब आप लोग बताइए कि मैं यह कहाँ गलत हूँ? ये अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप लोगों का क्या फैसला होता? फिलहाल तो सभी लोग शीला जी को ही भला बुरा कहने लगे। शीला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा चुप रहने वाली, शांत रहने वाली ऋचा एक दिन सबके सामने उन्हें इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर देगी, उन्हें चोर साबित कर देगी। इधर से रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने तो शीला जी की बेइज्जती हो चुकी थी। उधर कुछ दिनों बाद ही कोर्ट से फैसला आ गया था कि ऋचा का गहना उसे वापस दे दिया जाए। यह एक स्त्री का स्त्री धन होता है, इसे छूने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर गहने वापस नहीं लौटाए गए तो शीला जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शीला जी इतने बुरे फंस गई थी कि अब उन्हें ऋचा के सारे गहने वापस करने में ही अपनी भलाई और इज्जत समझ में आने लगी थी। जो गहने उन्होंने पारुल को दिलवाए थे वह गहने भी लेकर और जो खुद के पास रखे थे सारा इकट्ठा कर ऋचा के पास ले गई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई। मुझसे यह अपना जेवर और अपना केस वापस कर ले और समाज में मुझे जीने लायक रहने दे। तुमने मेरी बनी बनाई सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सास की बात सुन ऋचा ने कहा, माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। घर के झगड़े में गांव वालों को आपने घसीटा था, मैंने नहीं। और वैसे भी यह गहने सिर्फ सोने के गहने नहीं हैं, इसमें मेरी माँ की भावनाएं हैं, उनकी यादें हैं, उनका प्यार है और उनकी निशानी आखिरी निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह गहना एक औरत का धन होता है, उसका आत्मसम्मान है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बहू को अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने से डरना भी चाहिए। फिलहाल तो ऋचा के तेवर देख शीला जी चुपचाप चली गई
और वह अब समझ गई थी कि उम्र के साथ साथ इस घर में उनकी पकड़ भी ढीली हो रही थी। और दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।